नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आज फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर हैं, लेकिन आज जिस कहानी की शुरुआत हम आपके साथ कर रहे हैं उस कहानी का अंत आज नहीं कर सकते हैं। मतलब कई एपिसोड्स आएंगे, क्योंकि ये कहानी ऐसी कहानी है, एक ऐसी वारदात के बारे में आपको हम बता रहे हैं जिसने देश के कई दूसरे प्रदेशों में, विशेषकर जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ बड़ी संख्या में बिहार के लोग काम करते हैं, वहाँ बिहारियों के प्रति एक बड़ा ही अविश्वास पैदा कर दिया और ऐसा लगने लगा कि बिहारियों को रखा जाना क्या कोई गलती है। डर पैदा हो गया। तो आज हम चर्चा करेंगे पटना शहर से बहुत दूर जाकर, 2000 किलोमीटर दूर जाकर, दमन एंड दीव। आप जानते हैं दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, जिसे हम भारतीयों ने 1961 में पुर्तगालियों से युद्ध कर प्राप्त किया था। बाद में जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, करीब 3000, आबादी तो कम ही है। बहुत ही सुंदर शहर भी है दमन। जैसा मैंने बताया, पटना से कोई 2000 किलोमीटर की दूरी। मैं भी कोई 25 साल पहले गया हूँ समुद्र के किनारे। मैंने रात में अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छे घंटे गुजारे हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साल 2013 की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। वो दौर नहीं था जब बिहार में लगातार अपहरण होते थे, लेकिन ये एक दूसरा दौर शुरू हुआ था। और ये दौर शुरू हुआ था कि बिहार को किडनैपिंग का जंक्शन बना दिया गया था। समझते हैं ना? मतलब नया ट्रेंड ये था, हालांकि ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन इधर के वर्षों में यह बात आगे बढ़ गई थी कि अपहरण किसी दूसरे प्रदेश में किया जाता और अपहर्ता को लाकर बिहार के किसी शहर में रखा जाता। वह भी जगह नहीं बदली जाती, 40-40 दिनों तक एक ही स्थान पर रखा जाता। तो बिहार नया किडनैपिंग स्टेट बन रहा था, किडनैपिंग जंक्शन बन रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि आज की कहानी आज ही अंत नहीं होगी, क्योंकि जिस कहानी की चर्चा हम कर रहे हैं, जिस वारदात के बारे में आपसे हम आज बातें कर रहे हैं, उस वारदात में बिहार में मेरी जानकारी के हिसाब से 9 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली गई थी। हालांकि कहने वाले कई लोग तो कहते हैं कि 25 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली गई थी। बहुत बड़ी रकम। जो अपहृत हुए थे उनके पिता ने भी कहा था कि हाँ, यह सच है कि मैंने पैसे देकर, बहुत बड़ी रकम देकर अपने बेटे को छुड़ाया है। तो आज हम चर्चा करेंगे सोहेल हिंगोरा अपहरण कांड की, जिसकी चर्चा 2013 के दिसंबर महीने में बहुत ही हुई थी। जनवरी तक चर्चा चली थी। सोहेल हिंगोरा कौन? देखिए, सोहेल हिंगोरा की उम्र तब 22 साल थी, आज 30 साल से अधिक होगी। सोहेल हिंगोरा के पिता हनीफ भाई हिंगोरा गुजरात के जाने माने टेक्सटाइल बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अरबों का कारोबार है। और इनकी जो कई फैक्ट्रियां हैं, उनमें एक फैक्ट्री दमन में भी है। देखिए, दमन गुजरात से बहुत दूर नहीं है। हनीफ भाई हिंगोरा का जो बेस टाउन है वो सूरत है। सूरत के बारे में आपको मालूम है, टेक्सटाइल हब है। तो सूरत से दमन जो है वो 2 घंटे की दूरी पर है, 2 घंटे का ड्राइव है। यदि अहमदाबाद से कहें तो 6 घंटे का ड्राइव है। मुंबई से कहें तो 4 घंटे का ड्राइव है। और दमन से यदि आपको पटना आना हो तो 2000 किलोमीटर की दूरी है और करीब 40 घंटे लगते हैं। मतलब बहुत लंबा सफर है। अब सोहेल हिंगोरा का अपहरण। देखिए, दमन एक ऐसा शहर जिसने अपहरण के बारे में कभी सुना नहीं होगा, जाना नहीं होगा, किसी अपहर्ता गिरोह की खबर नहीं होगी। तो तारीख थी 28 अक्टूबर 2013। सोहेल हिंगोरा गायब हो जाते हैं।
देखिए, अभी मैंने कहा है गायब हो जाते हैं, अभी मैं अपहरण की बात ही नहीं कर रहा। फिर बाद में जो घटनाक्रम हुआ, सोहेल हिंगोरा 30 नवंबर 2013 को, मतलब 1 महीने से भी अधिक समय के बाद बिहार में छुड़ाए जाते हैं और तब तक किसी को खबर नहीं लगती है। हम ये कह सकते हैं कि बिहार के लोगों को, बिहार की मीडिया को या बिहार की पुलिस को भी 15 दिसंबर 2013 तक कोई खबर नहीं थी। कारण कि किसी ने संपर्क ही नहीं साधा था। मुझे अच्छे तरीके से याद है, 19 दिसंबर 2013 को मुझे वैष्णो देवी जाना था। आगे कश्मीर की यात्रा थी, कई सारे लोगों को साथ जाना था, लंबी पलटन थी, इसलिए तय हुआ था कि ट्रेन से ही चलेंगे। तो 16 दिसंबर को, देखिए, जब मैं बहुत लंबे अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ये तो आपको पता ही है, तो मेरे कनेक्शंस जो हैं देश के सभी बड़े शहरों में जो वहां क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं उनके साथ है। तो 16 दिसंबर को गुजरात के अहमदाबाद से, बिहार के ही एक जर्नलिस्ट हैं, वहां अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं, नवीन झा, उनका एक कॉल मेरे पास आता है कि क्या ज्ञानेश्वर भाई, आपको कुछ खबर है बिहार में क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? बिहार में कुछ हुआ और मुझे पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि बिहार के अपराधियों ने हमारे एक बिजनेसमैन से उनके बेटे, अपहृत बेटे की रिहाई के बदले 25 करोड़ रुपए की राशि वसूली है आपके पटना शहर में। मैं तो चौंक गया। देखिए, 2013 का यह साल मैं किसी अखबार में भी नहीं था। मैंने नया काम शुरू किया था सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, फेसबुक का। एक मेरी टीम थी, एक कंपनी थी जिसमें कई लोग काम करते थे और कई लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट हम लोग हैंडल किया करते थे। लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग से मेरा वास्ता कहाँ खत्म होने वाला था। तो नवीन झा ने जब मुझे खबर दी तो मैं चौंक गया, ये क्या हुआ? और फिर मैं इस खबर के पीछे लगा तो पूरा घटनाक्रम सामने आने लगा। 28 अक्टूबर 2013 को सोहेल हिंगोरा जब दमन की अपनी फैक्ट्री से बाहर आ रहे थे, सूरत वापस लौट रहे थे, हीरो होंडा गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया गया। और ओवरटेक करने के बाद 4-5 लोग दूसरी गाड़ी से नीचे उतरे, धक्का मुक्की हुई। ड्राइविंग सीट पर, अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर सोहेल हिंगोरा थे, उन्हें गाड़ी से खींच लिया गया और इन 4-5 लोगों ने सोहेल हिंगोरा को उठाकर अपनी गाड़ी में फेंक दिया और सोहेल हिंगोरा की गाड़ी को भी अपने कब्जे में कर कुछ दूर आगे ले जाकर छोड़ दिया। अब सोहेल हिंगोरा जब घर वापस नहीं लौटे तो लोगों की चिंताएं बढ़ी। दमन पुलिस को खबर दिया गया, लेकिन दमन पुलिस ने अपहरण और अपहरण का नाम ही नहीं सुना था, कोई अपहरण गिरोह की बात ही नहीं सुनी थी। इसलिए ऐसा लगा, गाड़ी भी मिल ही गई थी, इसलिए ऐसा लगा कि कुछ और बात हुई होगी। तो शक संशय में दिन गुजरता चला गया, परिवार वाले परेशान। देखिए, जब मैं चर्चा करता हूं इस गिरोह के बारे में, देखिए इस गिरोह के बारे में बहुत विस्तार से आपको बताएंगे, जो दूसरे प्रदेशों में अपहरण करते हैं और बिहार में लाकर फिरौती वसूलते हैं। तो ये गिरोह ऐसा गिरोह है जो बिहार में अपहरण नहीं करता है, बिहार में सिर्फ रखता है और बिहार में सिर्फ फिरौती वसूलता है। कभी कभी दूसरे प्रदेशों में भी फिरौती वसूलकर बिहार में जो अपहृत है उसकी रिहाई करता है। तो इसका मॉडस ऑपरेंडी ये है। इस गिरोह के बारे में हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि इस मसले में तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कूदना पड़ा था, क्योंकि हनीफ भाई हिंगोरा गुजरात के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उनके साथ यह घटना घटी थी। तो ये गिरोह ऐसा करता है कि दूसरे प्रदेश में अपने चूहे को छोड़ता है। हम चूहे किसे कहते हैं? चूहे कहते हैं अंडरवर्ल्ड में जो जाकर सुराग प्राप्त करते हैं। ये पेशेवर गिरोह है। तो अपने चूहों को छोड़ता है, चूहे रैकी करते हैं, चूहा पूरा बताता है कि जिस व्यक्ति को अगवा किया जाना है उसकी हैसियत क्या है, वह किस रास्ते से आता है, किस रास्ते से जाता है, और निश्चित तौर पर जिस शहर से अगवा किया जाना होता है वहां लोकल इनके गुर्गे होते हैं या गुर्गे बना लिए जाते हैं। यह गिरोह गुर्गा तैयार करता है और यह गुर्गा जो होता है बिल्कुल स्लीपिंग सेल का होता है। मतलब ऐसा नहीं कि अपराध
से उसका वास्ता पहले कभी रहा है, बस उसकी जिम्मेदारी खबर देने की होती है। और जब यह गिरोह अगवा कर लेता है तो अगले 15-20 दिनों तक चुप्पी साध लेता है। मतलब न कोई संदेश, न कोई फिरौती की मांग, न कोई फोन, कुछ भी नहीं करता है। और ऐसे शहर को यह अपना टारगेट करता है जहां किडनैपिंग की वारदात बहुत पहले नहीं हुई हो। तो दमन में भी नहीं हुई थी। सोहेल हिंगोरा गायब हो जाते हैं, पुलिस को भरोसा ही नहीं होता है कि किडनैपिंग हो सकती है। लेकिन जब कई दिनों तक नहीं लौटते हैं, कहीं जीवित या दूसरी अवस्था में नहीं मिलते हैं, तो शक गहराने लगता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दमन से 2000 किलोमीटर दूर बिहार पर तो कोई शक गहराने का या शक करने का कोई आधार ही नहीं था। तो दमन की पुलिस, साथ में महाराष्ट्र की पुलिस, साथ में गुजरात की पुलिस। देखिए, दमन, दादरा नगर हवेली एक ऐसा इलाका है जहां गुजरात में आपको मालूम है शराबबंदी है, लोग रात की पार्टी करने इन शहरों में चले जाते हैं। तो दमन की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, गुजरात की पुलिस अपने अपने प्रदेशों में पता करने लगती है, लेकिन कोई सुराग नहीं। तो ऐसा ये गिरोह क्यों करता है? देखिए, ये गिरोह बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं होता है। यह गिरोह परेशान परिवार वालों को इसके लिए छोड़ देता है कि आपको जितना हाथ पैर मारना हो हाथ पैर मार लीजिए, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। वह शुरुआत में फोन या कॉल इसलिए नहीं करता है ताकि पुलिस को भी कोई सुराग न मिले। पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं कि कोई गायब हुआ है या अपहरण ही हुआ है, लेकिन इसके बाद कोई न संदेश है न कोई डिमांड है। तो पुलिस भी आखिरकार हार जाती है। और जब पुलिस भी हार जाती है और परिवार वालों को लगता है कि अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, तो परिवार वाले अपने तरीके से, जब परिवार वाले बिल्कुल ये मान लेते हैं कि अब उनके परिवार का जो लड़का अपहृत है उसका जिंदा वापस आना संभव नहीं है, तब यह गिरोह सक्रिय होता है। और यह गिरोह जो है, देखिए, अपहृत को रखता है बिहार में, लेकिन वो कॉल करना शुरू करता है कई दूसरे प्रदेशों से। इसका नेटवर्क इस तरीके से है, कई दूसरे प्रदेशों से। मेरे कहने का आशय यह है कि वो उड़ीसा का मोबाइल नंबर ले लेगा, महाराष्ट्र का ले लेगा, मतलब आप जिस प्रदेश से अगवा हुए हैं उससे बहुत दूर प्रदेश से, केरला का ले लेगा, कर्नाटका का ले लेगा। तो वहां से यह रैंसम कॉल का डिमांड करना शुरू करता है। और जिस प्रदेश का मोबाइल नंबर होता है वहीं से, मतलब ये लंबा चलता रहता है गिरोह। तो इस तरीके से इस गिरोह की मॉडस ऑपरेंडी है। और जब आखिर में बात फाइनल, कोई भी जो व्यक्ति जिसे पैसा देना होता है, इतना वक्त गुजर गया होता है कि वह सोचता है कि ठीक है हम डील कर रहे हैं, उसके पहले हम अपने बच्चे से या जो भी अपहृत है उससे बात करें। तो यह बात जरूर कराता है, एक बार बात कराता है, ताकि इस बात की गारंटी मिल सके कि जिसका अपहरण किया गया वह सलामत है। लेकिन यह बात भी कैसे कराता है? तो इस मसले में भी जिस सोहेल हिंगोरा अपहरण कांड की हम चर्चा कर रहे हैं, इसने उड़ीसा का कनेक्शन लिया। उड़ीसा के नंबर से इसने पहले बिहार में बात करी और फिर इसने कॉन्फ्रेंस कॉल पर उनके पिता से बात कराई थी। खैर, तो ये इस पर हम बाद में आएंगे। तो सोहेल हिंगोरा को किडनैप करने के बाद यह गिरोह, जैसा मैंने बताया, कि होंडा सिटी कार से खींच लिया जाता है और अपनी गाड़ी में बैठाते ही, देखिए अब जाहिर तौर पर सोहेल हिंगोरा भी जमान है, वे कूदने की कोशिश करते हैं, गाड़ी से फांदने की कोशिश करते हैं, हल्ला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कुछ और कर पाए इसके पहले उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है। और बेहोशी के बाद गाड़ी की पिछली सीट पर उसके नीचे इन्हें लिटा दिया जाता है। यह सोहेल हिंगोरा का खुद का कबूलनामा है। देखिए, उस वक्त मैंने सोहेल हिंगोरा के पिता से, जब तक मैंने यह खबर फेसबुक पर नहीं लिखी थी तब तक तो बिहार की मीडिया को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो सोहेल हिंगोरा को, अब सोचिए 2000 किलोमीटर गाड़ी चल रही होती है, मतलब जो किडनैपर हैं जिन्होंने दमन में किडनैप किया है उन्हें तो पता है कि मुझे बिहार आना है और बिहार में भी छपरा में आना है। तो 2000 किलोमीटर, सोच सकते हैं कि वो
कितने तरीके से अपने को सही सलामत सोच रखे हैं। 2000 किलोमीटर में कई पुलिस नाके मिले होंगे, कई टॉल मिले होंगे, लेकिन किसी बात का खौफ नहीं। सोहेल हिंगोरा ने बताया था कि उसे दूसरी गाड़ी में भी इन लोगों ने ट्रांसफर किया था। जब मैंने पता किया तो दरअसल मसला ये होता था कि जब इन्हें 2000 किलोमीटर के लिए किसी भी गाड़ी में फ्यूल, आप एक बार पेट्रोल या डीजल एक साथ नहीं भर सकते हैं, तो आपको रास्ते में पेट्रोल या डीजल लेना होता है। तो जब इन्हें पेट्रोल और डीजल लेना होता था जिस गाड़ी में सोहेल हिंगोरा होता था, तो उसके पहले इसे दूसरी गाड़ी में, जिसे पहले से टंकी फुल करा दिया गया था, उसमें रख दिया जाता था। तो इस तरीके से इसे 40 घंटे के लगातार सफरनामे के बाद बिहार ले जाया जाता है और बिहार के छपरा के गांव में इसे रखा जाता है। जैसा मैंने बताया कि कोई खबर नहीं, जिस गांव में इसे रखा जाता है, जिस घर में इसे रखा जाता है, वहां लगातार लोग इसकी निगहबानी करते हैं। जो खिड़की होती है घर में, खिड़की के दरवाजे या खिड़की का जो भी कर लीजिए, खिड़की का जो पल्ला है, उससे इसके पैर को जंजीरों से बांध दिया जाता है। कष्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन हां, निगहबानी लोग लगातार कर रहे होते हैं और कहा जाता है कि तुम शांत से रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अशांत होगे तो परेशानी होगी। सोहेल हिंगोरा ने यह भी बताया था कि जब उसे दमन से अपहृत कर बिहार लाया जा रहा था, खैर उसे तो पता ही नहीं था कि बिहार लाया जा रहा है, बिहार लाया गया, यह बात तो तब खुलासा हुआ जब वह छूट कर आया था। तो उसने कहा कि बीच रास्ते में जब एक बार उसे होश आया कुछ सेकंड्स के लिए, तो उसने उन लोगों की बातचीत सुनी गाड़ी के भीतर जो लोग कब्जा किए हुए थे। उसमें एक ने कहा कि अरे मेरा काम तो उठाकर मार देना है, यह काम बड़ा ही मुश्किल है कि उठाकर जिंदा रखो। तो खैर, तो 2000 किलोमीटर के बाद सोहेल हिंगोरा को ले आया गया और घर के भीतर बंद। जब सोहेल हिंगोरा पूछता कि आप मुझे क्यों लाए हैं, तो कहा जाता कि तुम्हें किस लिए लाए हैं यह बाद में बताएंगे, शांत बैठे रहो। पुलिस हार जाती है, दमन की पुलिस हार जाती है, गुजरात की पुलिस हार जाती है, महाराष्ट्र की पुलिस हार जाती है। तब कॉल शुरू होता है और कॉल शुरू होते ही डिमांड की जाती है 50 करोड़ रुपए की, क्योंकि तब तक ये जो गिरोह है सोहेल हिंगोरा के पिता हनीफ हिंगोरा की हैसियत को जान लेता है। 50 करोड़ रुपए का कॉल, 50 करोड़ रुपए का कॉल जानते ही सुनते ही हनीफ हिंगोरा के होश हो जाते हैं। लेकिन बेटा है और यह बता दिया जाता है कि यदि आपने किसी को खबर की तो आप अपने बेटे से हाथ गवा बैठेंगे। इतने दिन गुजर गए होते हैं कि हनीफ भाई हिंगोरा, जो सोहेल हिंगोरा के पिता हैं, वे पुलिस को या किसी और को खबर करने की जरूरत नहीं करते हैं, वे मोल जोल करने लगते हैं। सोहेल हिंगोरा ने बताया था कि जिस दिन उसे अपने पिता से, मतलब कोई 25 नवंबर की तारीख होगी, देखिए 28 अक्टूबर को अपहरण हुआ था, अगले महीने में 25 नवंबर की तारीख होगी, जिस दिन पिता से बात कराया जाना था, तो उसे जंजीर से खोलकर, जो पैरों में जंजीर बंधा होता था, छत पर ले जाया गया था, क्योंकि जहां रखा गया था वहां शायद घर के भीतर, गांव ही था, वहां मोबाइल का नेटवर्क ठीक नहीं था। तो छत पर ले जाया गया, फोन लगाकर पिता को दिया गया। आवाज बहुत साफ नहीं आ रही थी। पिता ने पूछा, पिता बहुत नर्वस थे, हनीफ हिंगोरा। उन्होंने पूछा कि बेटा ठीक हो? मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, तुमको जल्द ही अपने पास बुला लेंगे, शांत रहना। इसके बाद फिरौती की राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई। आप समझ सकते हैं, मेरी जानकारी कहती है कि 9 करोड़ रुपए लिए गए थे। तब 9 करोड़ रुपए भी, और दूसरे लोग तो यह भी कहते हैं 25 करोड़ रुपए, लेकिन हम अपनी जानकारी पर ही भरोसा करते हैं कि 9 करोड़ रुपए भी सूरत से, गुजरात से बिहार लेकर आना, क्योंकि यह बात पक्की थी कि पैसा जो है बिहार में लिया गया। आप सोचिए 9 करोड़ रुपए कैसे लाए जा सकते थे? कोई हवाला से नहीं आया था। तब 1500 के नोट थे। 500 के नोट तो अभी भी हैं, लेकिन नया शक्ल है, नया रूप है।
1000 के नोट भी थे। तो 1000 के नोट के लिए भी 900 गड्डी 900 बंडल चाहिए था, और यदि 500 रुपए के नोट थे तो 1800 बंडल चाहिए था। ये रुपए कम नहीं होते हैं, और इन रुपयों का जब बंडल होता है तो कितनी अटैचियों में आएंगे यह भी आपको हम बताएंगे आगे। तो देखिए, हुआ ये कि बिना पुलिस को खबर किए, क्योंकि पुलिस पर से भरोसा उठ गया था, बिना दमन पुलिस को, बिना गुजरात पुलिस को, बिना बिहार पुलिस को हनीफ हिंगोरा पटना आते हैं। पटना में पैसे का भुगतान होता है। अब पैसे का भुगतान किसको होता है, इसके बारे में भी आपसे चर्चा करनी है, क्योंकि इस मसले में बड़ा ही बवाल आगे हुआ। खादी की चर्चा हुई, खाकी की चर्चा हुई, नेताजी की चर्चा हुई, पुलिस वालों की चर्चा हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव हुए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हुए। तो पटना में जब भुगतान हो जाता है उसके बाद इसे छोड़ा जाता है। अब भुगतान लेने वाला कौन था, कहां छोड़ा जाता है, और फिर कैसे पता चलता है कि इसे छपरा के किस गांव में किसके घर में रखा गया था, यह कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको हम सब कुछ बताएंगे, क्योंकि इसके बाद भी इस गिरोह ने, देखिए इस गिरोह के कई सदस्य पकड़े गए लेकिन किंग पिन नहीं पकड़ा गया तब, और जो 9 करोड़ रुपए वसूले गए या 25 करोड़ रुपए वसूले गए, बरामदगी कुछ नहीं हुई। उस घर को भले ही तलाश लिया गया जहां रखा गया था, लेकिन बरामदगी मात्र 30,000 रुपयों की हुई थी। और जो मेन किंगपिन था वो अब जाकर 2013 के बाद 2021 में उसे एक दूसरे प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। मतलब इतने साल लग गए, और इस बीच उसने और भी कई अपहरण कर लिए। रायपुर से कर लिए, बंगाल से कर लिए, और अपना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया। कैसा अंपायर खड़ा किया, तो ये कहानी, ये जो वारदात है, इसमें इतना पेच है, इतनी बातें हैं, आज हम यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन कल आपको बताएंगे कि खादी, खाकी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, इस पूरे प्रकरण में सबों का जिक्र आता है, और छपरा के उस गांव की पहचान कैसे हुई जहां इसे छुपा कर रखा गया था। वो चुलबुल पांडे कौन था, वो 77 कौन था, वो जॉन कौन था, वो दीपक कौन था, और अभी जाकर जो किंगपिन पकड़ा गया है वो कौन है, जिसे किंग ऑफ किडनैपिंग कहा जाता है। और एक ही शहर में यह किंग ऑफ किडनैपर पिछले कई वर्षों से नाम बदल कर रह रहा था, किसी को खबर तक नहीं थी। करोड़ों की संपत्ति वहां उसने अर्जित कर ली थी। तो सोहेल हिंगोरा की कहानी हम कल भी जारी रखेंगे। कल रात को 9 बजे आपके साथ फिर मिलेंगे। आप बने रहिएगा खबरों के पीछे में, और यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा या फॉलो कीजिएगा। फिर यदि कोई कहानी, कोई सुझाव या कोई परामर्श मुझे देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त जानकारी लिखें, अपना नंबर भी भेज सकते हैं। आपकी पहचान को हम गोपनीय रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।